अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग फॉर उर्दू डीएलएड फर्स्ट ईयर। देखिए, इस वाले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर का हमारा जो चल रहा है पेज नंबर 68 पर आई थिंक, तो उस पेज नंबर 68 निकाल लेती हूँ मैं, पेज नंबर 68। तो ये शरारती आमोज़ व तदरीस इस वीडियो में स्टार्ट कर दूंगी मैं, और ये पार्ट 5 है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी अभी, लेकिन रेगुलर डालूंगी इंशाल्लाह। और आप लोगों का सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप पे चैनल स्टार्ट किया है, लर्न विथ नमीरा करके। तो आप लोगों को उसका लिंक मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल के रिगार्डिंग, क्या आज वीडियो आएंगी, कब आएंगी, वीडियो की लिंक वगैरह सब आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये शरारती आमोज़ व तदरीस, थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। 7th है ये हम लोगों का तरीका है, आमोज़ के तदरीस के तरीके में जो है ये 7th है। शरारती आमोज़ व तदरीस यानी कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग मेथड। Cooperation is a working together is a accomplish shared goals. With the cooperative activities, individuals seek outcomes that are beneficial to themselves and beneficial to all other groups members. देखिए, शराकत से मुराद तयशुदा मकासद की तकमील के लिए मिलजुल कर काम करना है। इस तरीके से ग्रोह में काम करने से अपने ख्यालात से दूसरों को भी फायदा पहुंचता है। इसी तरह हम भी दूसरों के ख्यालात से मुस्तफ़िज़ होते हैं। देखिए, इस तरीके में क्या होता है कि अपना सिर्फ इंडिविजुअली आपको एक आउटकम नहीं मिलेगा, मतलब अपना मिलजुल कर आपको काम करना होगा। इस तरीके में तलबा ग्रुप में काम करते हैं, जिसे बोलेंगे तलबा ग्रुप में काम करते हैं। तलबा ग्रुप में कुल को बहस करते और काम करते हैं। इस तरह इन्हें अपने ख्यालात, तसव्वुरात, मिसालें और राय देने का मौका मिलता है। इससे इन्हें खुद अपनी सलाहियतों का इल्म भी होता है। तलबा को ये बात मालूम होती है कि किसी बात को समझने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत क्यों है। समझ में आया? तो ये हो गया शराकत का मतलब, शराकती आमोज़ व तदरीस का तरीके का मतलब ये हो गया कि तलबा जो है ग्रुप में स्टडी करेंगे, ग्रुप में बहस करेंगे, और अपने जो मिसालें हैं और राय देने का उनको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, ठीक है। और इससे वो क्या कर लेंगे, इससे उनको दूसरों की भी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्यों इस चीज़ को समझने का भी मौका मिलेगा। इन अ कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशन देयर इज अ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टूडेंट्स, गोल अटेनमेंट्स, students perceive that they can reach their learning goals if and only the other students in the learning group also reach their goals। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको अकेले गोल्स अपने अचीव नहीं करने हैं, आपको टीम के साथ इस पॉजिटिव वेव में आज़ादी के साथ आपने अपने ग्रुप को लेकर भी चलना है, और सब ने मिलजुल कर इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस बात का भी इल्म होना चाहिए। इसके बाद हम जा रहे हैं पेज नंबर 65 पर। शराकती आमोज़ में मकासद के हुसूल के लिए मुस्बत अंदाज में एक दूसरे पर इनासिर करते हैं। इनासिर होते मतलब बच्चे जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। दूसरे तलबा के ताउन के बगैर कोई तालिबे इल्म और ग्रोह के तलबा अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकते। यानी एक दूसरे से इतना उन लोगों को मिलजुल कर रहना होगा कि वो कोई भी अगर ताउन करना है, कोई भी फैसला लेना है, तो वो एक दूसरे के सहमति के बगैर वो फैसला, वो मकसद को हासिल नहीं कर सकते। इसकी वजह से इसकी वजह ये है कि हर तालिबे इल्म के पास मुख्तलिफ किस्म की मालूमात, महारत, हवाले, मिसालें होती हैं। ऐसा क्यों ये ग्रुप में स्टडीज का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जो हर बच्चा होता है शरारती तरीके में, जो हर बच्चा होता है, इनका कहना है कि हर बच्चे की अपनी एक महारत होती है, एक हवाले होते हैं, एक मालूमात होती है, ठीक है। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो कोई
मैथ्स में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, तो कोई उर्दू में अच्छा होता है। तो ये मुख्तलिफ खूबियाँ होती हैं अलग अलग बच्चों में, जिसकी वजह से इस तरह शरारती आमोजश का मतलब ये हुआ कि आमोजश के लिए मिलजुल कर काम करना। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो है, इसको अच्छे से समझ लो। यही लाइन अगर आपने समझ ली तो आप तो पूरा पैराग्राफ इसमें आराम से लिख सकते हो। आमोजश के लिए एक टीम बन जाना, एक टीम बन जाना यानी मिलजुल कर पढ़ाई करना, एक टीम बन जाना, मिलजुल कर सारे मकासद को हासिल करना। शरारती आमोजश व तदरीस के दर्जा झेल 5 अज्जा है। पहला, शरारती आमोजश के लिए मुस्बत ग्रोह तश्कील देना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोह में काम करना। शरारती आमोजश में आमने सामने बहामी अमल को अहमियत हासिल है। शरारती आमोजश में इनफरादी और ग्रोही दोनों की जिम्मेदारी अहम है। ठीक है। शरारती आमोजश में तलबा को बैन शख्सी और छोटे ग्रोह में काम करने की महारत दरकार है। शरारती आमोजश ग्रोही काम का तरीका है। देखिए इस तरीके से अगर तलबा मिलजुल कर काम करेंगे इन फ्यूचर, अगर वो पॉलिटिशियन में गए, पॉलिटिक्स में गए, तो वहां पे भी वो मिलजुल कर काम कर सकते हैं। अपने सोसाइटी के लिए एक सर्विस, एक अच्छा अफराद अपने शहर के लिए भी बन सकते हैं। तो ये तरीका कितना फायदेमंद है हमारे लिए, समझ में आ रहा है। शरारती आमोजश व तदरीस की खूबियां। अब इसकी खूबियां क्या है? इस तरीके के जरिए एक दूसरे के इश्तराक से आमोजश का मौका मिलता है, यानी एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है बच्चों को। ये एक समाजी तरीका है। ठीक है, समाजी तरीका हो गया जो समाज सोसाइटी से रिलेटेड। इसलिए यहाँ हर फर्द की राय को अहमियत दी जाती है, यानी हर फर्द की, हर बच्चे की राय को अहमियत दी जाती है कि बच्चा अगर क्या कहना चाह रहा है, कुछ अगर क्रिएटिव आइडियाज उससे निकल के आते हैं तो फिर वो कितने फायदेमंद होंगे। तदरीस के लिए आमोजश के मुतालबे मकासद पूरे किए जाते हैं। ग्रोह को अपना मकसद पूरा करने के लिए मुनासिब वसाइल और टेक्निक इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। मुनासिब वसाइल और टेक्निक्स यानी उनके पास सारे वसाइल भरपूर होते हैं और टेक्निक्स भी अलग अलग होती है जिनसे वो इस तरीके को पूरा पूरा इस तरीके का फायदा उठा सके। इस तरीके में हर तालिबे इल्म का काम तयशुदा होता है। इस वजह से काम करना आसान होता है, यानी कि एक बच्चे को अगर मैथ्स में वो अच्छा है तो वो सारे बच्चों को मैथ्स ही अच्छे से समझाएगा। ओके, अगर एक बच्चा हिंदी में अच्छा है तो वो हिंदी बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वो मिलजुल कर सारे काम जो है बांट दिए जाते हैं। कोई मॉनिटर होगा तो कोई लीडर होगा। तलबा जिससे आसानी हो, तलबा में खुद एतमादी और अपनी राय देने का रुझान पैदा होता है। खुद एतमादी यानी खुद पे उसे भरोसा होता है और फिर वो खुद राय देते हैं, रुझान पैदा कर लेते हैं अपनी राय देने के लिए। बैन शख्सी यानी इंटरपर्सनल कामों की जिम्मेदारी, समाजी महारत में सुनने, जिस्मानी हरकत को सकानात, ताउन, दूसरों के ख्यालात को कबूल करने वगैरह अमवार का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी उन्हें समझ में आती है और वो सीख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है पेज नंबर 66। ओके 66, पेज नंबर 66 पर 8। खुद अपनी कदर पैमाई करने का मौका मिलता है और ये भी मालूम होता है कि ये हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो ये वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है कि बच्चे, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि थोड़े शरारती होते हैं, वो भी ग्रुप में होंगे बच्चे, वैसे बच्चे तो वो खुद अपने को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वो खुद को समझेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें ये खामी को भी खूबी में बदलना है। तो वो कितने पानी में है इस बात का उन्हें खुद अंदाजा हो जाता है। इसके बाद है शरारती आमोजश व तदरीस की खामियां। खामियां क्या है? तो उस्ताद की तैयारी और मंसूबाबंदी मुनासिब ढंग से ना की गई हो तो कामयाबी हासिल होना मुमकिन नहीं है। अगर उस्ताद ने अगर मंसूबाबंदी इसकी प्लानिंग अच्छे से नहीं किए होंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि बच्चे, ये तो तरीका है वो कामयाब नहीं होगा, ना मुकम्मल रह जाएगा और बच्चे जो है इससे फिर उकता जाएंगे। ग्रोह के तमाम तलबा को बोलने और अमदाद करना जरूरी है। ठीक है, जो उनमें ये सलाहियत पैदा करे कि वो सारी चीजें अपनी राय दे, अपनी सारे बच्चे अपनी राय दे, बोले, आमादा हो और उनको जो जिम्मेदारी वो ले वो उसे मुकम्मल करे। मुनासिब रहनुमाई और हवाले फरहम ना हो तो बहस की दौरान मुश्किल पेश आ सकती है। अगर मुनासिब रहनुमाई नहीं हो उनकी, अच्छे से अगर आप रहनुमाई नहीं करेंगे तो जो हवाले
फरहम होने वाले थे वो बहस के दौरान मुश्किल पेश आ सकती है, कि मुश्किल हो सकता है, बच्चे अटक सकते हैं, बच्चे काम नहीं कर पाएंगे सही से। हमेशा और हर जुज के लिए ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखिए हमेशा नहीं होता ये तरीके का इस्तेमाल, कुछ कुछ टाइम पर ही होगा और ये इफेक्टिव होगा भी और नहीं भी। ठीक है, अब वो पूरा डिपेंड करता है मुनासिब ढंग से उसकी प्लानिंग की गई है या नहीं। ठीक है, तो ये खेल वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ग्रोह में जब खेलते हैं ना बच्चे, तो इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कि आपने दो ग्रोह को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, दो ग्रोह में अलग अलग बच्चे डाल देने हैं और इसी तरह से इस्तेमाल करना है इस तरीके को। और भी काफी अमवार पर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब 8वां तरीका देखते हैं। अब मवाद पर मबनी तरीकाए तदरीस देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, कंटेंट कम मेथोलॉजी टीचिंग मेथड। अब इस मेथड में क्या है देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मवाद पर मबनी तरीका तदरीस है। तलबा को सबक के मुतय्यन के बारे में वाज़ेह मालूमात हासिल होना ज़रूरी है। यही वजह है कि रोज़मर्रा की तदरीस में दरसी किताब के असबाक के मवाद पर मौजू का ख्याल रखा जाता है। मवाद से मुराद वो मुतय्यन वो जो तलबा को गहराई से समझाता है। मवाद पर मबनी तरीका तदरीस का अहम जुज़ तसव्वुरात है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मुताल्लिका मवाद में कौन कौन से तसव्वुरात शामिल है। इन तसव्वुरात को तदरीस के दौरान वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। मवाद पर मबनी तदरीस में ज़ैली इकाई के मवाद का तज्जिया करते हैं। ये देखते हैं कि खास मकासद और मवाद की नौइयत क्या है और मवाद में कौन कौन सी तसव्वुरात शामिल है। मवाद के तज्जिये में दर्ज झेल अज्जा अहमियत रखते हैं। नए अल्फाज, मुहावरे, कहावतें, अदब की सन्फ, पैगाम, मरकजी ख्याल, इक़्तिदार, निसाब के बुनियादी अज्जा, कवायद का जुज़, अखलाक व आदत वगैरह, इन सारे अज्जा को मद्देनजर रखते हुए सबक का मुनासिब तैयार किया जाता है। मवाद के लिहाज से साबका मालूमात पर मबनी तमहीद बांधते हैं, तालीमी वसाइल का इंतखाब करते हैं। ज़ैली इकाई का ऊपर से नीचे की जमात से कोई ताल्लुक है तो इस पर भी गौर किया जाता है। यानी पिछली जमात में पहले हुए मवाद को पढ़े हुए मवाद को हवाला देते हैं और अगली जमात में मजीद मालूमात हासिल होने का इशारा दिया जाता है। ज़बान की तमाम इकाइयों की तदरीस के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए इस तरीके का कोई एक ऐसा मतलब नहीं है कि मैं क्या समझाऊं आप लोगों को, कि ये तरीका जो है इतना इजी है समझने के लिए कि मवाद पर मबनी तरीका क्या हो गया कि जो आपकी यूनिट है, आपकी जो इकाई है, आपके सबक जो आप सिलेबस आपके हाथ में जब आएगा, जब आप देखोगे कि किताब के अंदर जो मवाद है यानी यूनिट्स जो होते हैं, यूनिट 1 यूनिट 2, तो उस पर मबनी तरीका है तदरीस, यानी कि आपको जो किताब में दिया गया है वो सारी चीज़ों को तसव्वुर कर लेना है और बच्चों को वो समझाना है। इससे तज्जिया जो होता है, इसमें जो है बच्चे नए अल्फाज, मुहावरे, कहावतें, अदब की सन्फ, पैगाम वगैरह जो है समझ लेते हैं और निसाब में उनको आसानी हो जाती है और इसकी जो आदत वगैरह भी लग जाती है। अब देखते हैं कि जो पिछले जमात में भी देखिए हम लोग ने जो पढ़े होंगे पिछले जमात में, उससे रिलेटेड भी अगली जमात में आता है। ठीक है, अगर एक जमात में आपने पढ़ लिए हैं साइंस के रिलेटेड कुछ आपने एक जमात में पढ़े, तो उसका अगला हिस्सा आपने दूसरी जमात में पढ़ लिए। तो ये भी होता है और ये बच्चों को याद दिलाना जरूरी है कि बेटा हमने पिछली जमात में ये पढ़े थे, आपको याद होगा। जैसे कि हम अगली जमात में आ गए तो आप हम इसके आगे का जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये मवाद पर मबनी तरीका तदरीस हो गया, जिसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये तो होता ही है, हर स्कूल में होता ही है ये। और ज़बान की तमाम इकाइयों की तदरीस के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं पेज नंबर 67 पर मवाद पर मबनी तदरीस की खूबियां। अब इसकी खूबियां क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज टिक कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से निसाब में दर्जे और दरसियात की शक्ल में पेश किए गए मकासद को सही ढंग से पूरा करने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो आपका सिलेबस दिया गया है आपके दरसियात में, आपके टेक्स्ट बुक में,
तो वो निसाब जो होता है, जो आपका सिलेबस होता है, उसको मुकम्मल ढंग से सही मकसद के साथ पूरा किया जाता है, उसकी कोशिश की जाती है। मवाद का तज्जिया करने से मंसूबा बंदी और तदरीस को मुनासिब सिमत मिल जाती है। जो मवाद का जो तज्जिया है, अगर आपने जो एक मवाद है आपको दिया, एक यूनिट आपको दिया है, तो उसकी जो प्लानिंग आपने कर ली, तो जो तदरीस टीचिंग करने में एक मुनासिब सिमत आपको मिल जाती है कि आपने ये इस वक्त में ये पढ़ाना है, क्योंकि आपके पास पूरी प्लानिंग दी हुई है। उस्ताद तदरीस की गर्ज व गायत और नौयत को अच्छी तरह समझ सकता है। ठीक है, तो जो उस्ताद जो होता है तदरीस की गर्ज व गायत की जो नौयत होती है उसको अच्छी तरह से समझ सकता है। इस तरीके की वजह से एक ही मुतय्यन को मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाया जा सकता है। एक ही मुतय्यन को मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाया जा सकता है। इस तरीके की मदद से, मतलब ये जो यूनिट में अपनी यूनिट जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, वास्ट होते हैं, तो मुख्तलिफ तरीके को इस्तेमाल करके जो पीछे के जो मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं उसका इस्तेमाल करके इसमें पढ़ाया जाएगा। समझ लीजिए कि ये जो यूनिट को मुकम्मल करने के लिए जो मवाद पर मबनी तदरीस हम करते हैं वही ये तरीका है। इसके बाद है इसकी खामियां देखेंगे। मवाद का तज्जिया करना आसान काम नहीं है। पहला तो क्या खामी हो गई, सीधा सीधा कि मवाद का जो तज्जिया करना है आसान काम नहीं है। मवाद जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, हर सबक को इस तरीके से पढ़ाने और तैयारी के लिए काफी वक्त दरकार होता है। हर सबक को, अभी जो यूनिट आ गया, यूनिट के अंदर मुख्तलिफ लेसन आ गए, तो उनकी तैयारी करने के लिए काफी वक्त दरकार नहीं होता, ज्यादा वक्त लगता है। मवाद के तज्जिए के लिए तालीमी वसाइल की तैयारी सही ढंग से होना ज़रूरी है। मतलब अगर मवाद का तज्जिया आपको करना है, आपको सबक जो पढ़ना है, सबक पढ़ना है, यूनिट का मुकम्मल करना है, उसकी तैयारी अगर मवासिर ढंग से होना ज़रूरी है, नहीं हुई तो फिर नुकसानदाह होता है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा और ऐसे ही मवाद चलता रहेगा, तो फिर वो एग्ज़ाम में असर पड़ता है उसका। इसके बाद देखते हैं 9वां जो है सरगर्मी असास तरीका तदरीस। ये मैं आपको 6 पार्ट में करवाती हूँ। अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी अगर मैंने ये पार्ट में भी करवा दिया तो ये जो 9 और 10 है, लास्ट है वो, उसके ये दोनों हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि ये जो है वाला, ये जो सवाल जो आपने दिया मवाद पे मबनी तरीका जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वीडियो एंड कर देती हूँ। आपको ये जो 9वां वाला है वो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो, आप अभी तक अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।